Yes, good evening. Good evening. Good evening. Yes, very good evening. I'm good. I'm good. Good and very tired. क्या बात आलिया आज क्लास नहीं गई? Yes, good evening. Good evening. Good evening. चलो स्टार्ट करें. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भाई बहुत इंतजार था तुम लोगों को है. एमसीक्यू करा दो, एमसीक्यू करा दो. ठीक है. अब थ्योरी और एमसीक्यू दोनों होते रहेंगे ना. अपने पास अब इतना कंटेंट हो गया है कि आराम से ढेर सारे एमसीक्यू है ना, और धीरे धीरे करके बचा हुआ जितना भी सिलेबस है हम कवर कर सकते हैं. क्लियर. तो तुम्हारी जो समस्या थी एमसीक्यू कम हो पा रहे हैं वो भी दूर हो जाएगी. गुड 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 नवीन. चलो. बोरिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड इन द फार्मेसी एज. बोरिक एसिड कॉमनली यूज्ड एज. देखो अब थ्योरी तुमने पढ़ के रखी है, ठीक. एमसीक्यू करने में अपने आप में मजा आएगा. स्कोर तुम्हारा 100% मिलना चाहिए, बस ये समझ लो. कोई भी गलती नहीं है ना. यस. सबसे बड़ा है लोकल एंटी इन्फेक्टिव एंटीसेप्टिक. ध्यान रहे एग्जामिनर होशियार होगा, हमेशा सबसे बड़ा ही काम नहीं चलेगा. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनियम ऑफ बोरिक एसिड. सिनोनियम ऑफ बोरिक एसिड. बोरिक एसिड को और क्या बोलते हैं? आज ब्राइटनेस कुछ ज्यादा है क्या? कुछ ज्यादा हम चमक रहे हैं आज. ठीक है. दीपा रावत खाली स्पिरिट ऑफ साल्ट है, याद रखेगी का. स्पिरिट ऑफ साल्ट HCl को कहते हैं बेटा. कहा तुम लोग बोरिक एसिड है बताओ. 100% का तुम लोग अभी से यार गड़बड़ा गए. स्पिरिट ऑफ सॉल्ट HCl को बोलते हैं. बोरिक एसिड इज होमबर्ग सॉल्ट. क्या बोलते हैं? होमबर्ग सॉल्ट बोलते हैं. क्यों होमबर्ग सॉल्ट बोलते हैं? होमबर्ग सॉल्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बोरिक एसिड की जो खोज है वो होमबर्ग नामक साइंटिस्ट ने किया था. यहीं ढह गए तुम लोग यार. कैसे काम चलेगा ना. तो भाई 1702 में होमबर्ग नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी. और इसका दूसरा और क्या नाम है? ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरेसिक एसिड. बाकी के दो नाम भी जान लो. डिलिक्विसेंट इज प्रॉपर्टी शोन बाय विच कंपाउंड. प्रस्वेद डिलिक्विसेंट हवा से नमी सोखकर पिघल जाता है. गुण किस यौगिक में पाया जाता है? यस जोगेंद्र सही है. डिलिक्विसेंट. ए और डी दो आंसर आ रहे हैं है ना निकल के. ए और डी.
देखो वैसे तो बात किया जाए तो डिलीक्विसेंट दुइनो है ना। अब जब दुइनो है तो फिर क्या आएगा, ज्यादा प्रियोरिटी किसकी है, ज्यादा प्रियोरिटी किसकी है। तो भाई ये बोरिक एसिड है जो कैसा वीक है, कैसा है वीक है। वीक का क्या है, आयोनाइजेशन स्लो होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी को मॉइस्चर करके मिल्ट हो जाता है और पानी में डाल दो तो आग भी लगा देता है। लोग कहते हैं ना तो पानी में आग लगा देगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है जो पानी में आग लगा देगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर वीक हो गया तो कोई मतलब नहीं है ना। तो डिलीक्विसेंट प्रॉपर्टी किसमें किसमें होती भाई, कैल्शियम क्लोराइड ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। नाम नोट करो ये सारे नाम नोट करो। ये एजी नाम से कौन है, तुरंत क्लास के बाहर कर दूंगा अगर किसी के लिए फालतू का काम किया तो। जो भी एजी नाम से, एक तो पूरा नाम नहीं तुम्हारा, सीधे ब्लॉक कर दूंगा परमानेंट, फिर मजे लेते रहना, समझे, क्लास के बाहर से। ये नाम नोट करो। डिलीक्विसेंट प्रॉपर्टी किसमें किसमें, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ठीक, नोट किया। तो हमारा की डेली कैसे चलेगी बेटा, फिर थ्योरी कैसे पढ़ोगे, 3 दिन एमसीक्यू और 3 दिन थ्योरी चलेगी। विच बफर सिस्टम इज यूज्ड टू मेंटेन द पीएच ऑफ ऑप्थेल्मिक यानी आई सॉल्यूशन। भाई कौन सा बफर सिस्टम है ना, जो ऑप्थेल्मिक के लिए, आई सॉल्यूशन के लिए काम करता है, उसको मेंटेन करने के लिए। विच बफर सिस्टम पीएच को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। सिट्रेट बफर, बोरेट बफर, कार्बोनेट बफर, कौन सा है। तो देखो बोरेट बफर जिसको दूसरा नाम गिफोर्ड बफर है, कौन सा, इसीलिए बोरिक एसिड को तुम्हें मालूम है किसके लिए यूज किया था, आई वॉश के लिए यूज किया था। किसके, आंख धुलने के लिए यूज किया था कि नहीं बोरिक एसिड को। माइल्ड एंटीसेप्टिक का काम करता है। अब जाहिर सी बात है आंख का सॉल्यूशन बनाना है, आइसोटोनिक होना चाहिए, है ना। सिट्रेट तो फिर प्योर एसिडिक चला गया, कार्बोनेट प्योर बेसिक चला गया, बोरेट माइल्ड है। तो कैसा है, नेत्र आई सॉल्यूशन के लिए पीएच बनाए रखने के लिए बोरेट बफर, जिसको गिफोर्ड का सबसे अधिक उपयोग माना जाता है, ये आई के साथ तालमेल बनाने में मदद करता है। यस, आई के आंखें धुलने के लिए मैंने स्टोरी भी सुनाई थी हम लोग इसके बारे में, बोरिक एसिड के बारे में। इंडस्ट्री में हम लोग काम करते थे, कोई केमिकल अगर आंख में चला जाए तो आई वॉश लगा रहता है वहां नीचे से। आई वॉश के लिए जो फुहारा होता है वो हमेशा नीचे से रहता है, उस पर जाके आंख खोल खड़े हो जाओ, स्प्रे मारेगा आंख पे, है ना। तो कौन सा, बोरेट, दूसरा नाम नोट करो बोरेट बफर का, उसी को बोलते हैं गिफोर्ड बफर। तो क्या बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम है गिफोर्ड बफर, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज केमिकली इनकम्पैटिबल विद, किसके साथ इनकम्पैटिबल है, यस, इनकम्पैटिबल मतलब किसके साथ सही से नहीं रह सकता। इनकम्पैटिबल मतलब किसके साथ का है, पानी में रह, पानी के साथ रह लेगा क्या, पानी के साथ रह लेगा, ग्लास के साथ रह लेगा, एल्कली के कार्बोनेट के साथ रह लेगा, बताओ भाई। देखो थ्योरी पढ़े बिना एमसीक्यू लगा नहीं सकते, पहले मैंने समझाया। दूसरा, खाली थ्योरी पढ़ के भी एमसीक्यू लगाई नहीं जा सकती, राइट। खाली थ्योरी पढ़ के भी एमसीक्यू नहीं लगाया जा सकता, यानी दोनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से समझो दिमाग में। अब होता क्या है, पूछ कर रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रासायनिक रूप से किसके साथ असंगत है, इनकम्पैटिबल है, इनकम्पैटिबल। अब यहां पे तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट और निकल के आएंगे। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर पानी में डाल दो तो डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएशन होता है कि नहीं होता है,
डिसोसिएट होगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दो, ग्लास के साथ, यूजुअली ग्लास के साथ किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करता, यूजुअली ग्लास के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, यानी कंपैटिबल है, इसीलिए एसिड को हम बोरोसिल के ग्लास में रख सकते हैं। क्लियर? यानी ग्लास के साथ कैसा है, कंपैटिबल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात कर लो एल्कली के साथ, कार्बोनेट के साथ, तो ये कैसा है, ये बेसिक है। देखो जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर फोकस करना, कुछ कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं वो तुम्हारे दिमाग में घुसने चाहिए। हाँ, तो अब बात करें अगर हम एल्कली या कार्बोनेट के साथ, तो ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब जो एसिड है वो न्यूट्रल हो जाएगा, एसिड कैसा है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब वो एसिड नहीं रह जाएगा, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब बताओ अगर वो न्यूट्रलाइज हो गया तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, इनकम्पैटिबल। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि जिस चीज के साथ वो अपने नेचर को खो दे, जिस चीज में अगर किसी चीज में डाला जाए तो उसका जो नेचर है वो उसके साथ नहीं रह सकता, या तो वो खुद मर जाए, अपना नेचर चेंज कर दे। तो अब एक तरह से अगर देखा जाए तो एसिड और बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होती है, वो एसिड रह ही नहीं गया, इसका मतलब इसके साथ इनकम्पैटिबल है। मान रहे हो? यहां तक पॉइंट, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, फिर मैं आगे समझाता हूं। पहला पॉइंट क्लियर है, क्षार के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, इसके साथ इनकम्पैटिबल है, ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? सिर्फ बाकी छोड़ो, सिर्फ इस एक पॉइंट पे फोकस करो। समझ गए ना? प्राची को नेटवर्क इशू हो रहा है, किसी और को भी नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? देखे रहो प्राची, तुम्हारे घर का ईरान ने नेटवर्क अगर काट दिया तो दिक्कत हो जाएगी। किसी और को दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ना? जिसके घर में भाई ईरान वाला नेटवर्क, वही दिक्कत आ सकती है। चलो इधर फोकस करो। हाँ भाई, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया, पहला वाला, क्षार और कार्बोनेट एल्कली कार्बोनेट के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज हो गया मतलब एसिड अपने कैरेक्टरिस्टिक में नहीं रह गया, है ना, एसिड की कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो गई, यानी इनकम्पैटिबल है। फिर ग्लास के साथ आ जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, है ना, ग्लास के साथ आ जाओ, रिकॉर्डेड में बिल्कुल सही चलेगा। ग्लास के साथ, ग्लास में रख दोगे तो किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए ग्लास में स्टोर किया जाता है। तो ग्लास के साथ कंपैटिबल है, ग्लास के साथ कैसा है, कंपैटिबल है ग्लास के साथ। ग्लास को यूजुअली हम इनर्ट मानते हैं, तो ग्लास रिएक्शन नहीं करेगा, तो ग्लास के साथ कंपैटिबल है। क्लियर ये पॉइंट? अगला पॉइंट आता है, पानी में जब डालते हैं, पानी में डाला तो ये डिसोसिएट हो जाता है H+Cl- से। देवांश सक्सेना, या तो पढ़ लो या तुम्हारी हम बात सुने, है ना। जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हो उसके बाद खाली ये कहना कि सर जी ये टॉपिक मेरा रह गया, तो मैं उससे बात करना, अदरवाइज सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। तुम्हारे बहुत सारे टॉपिक बेटा बी फॉर्म के हैं जो तुम्हारे इस कोर्स में है ना, फार्मेसी के कोर्स में, वो सब कवर कराए जा रहे हैं, और बाकी भी। क्लास डिस्टर्ब ना करो तो लाइव क्लास डेली अटेंड कर पाओगे, नहीं लाइव क्लास से परमानेंट फालतू की बात करने वालों को ब्लॉक कर दिया जाता है। हाँ भाई, तो दूसरा पॉइंट क्या है, ग्लास कैसा है, कंपैटिबल है। फिर पानी की बात करते हैं, पानी में ये डिसोसिएट होता है, पानी में ये रिएक्शन जो है ना, डिसोसिएशन एसोसिएशन की चलती रहती है। एक काम करना, ये दुर्गे देवांश सक्सेना और मनीष यादव को ब्लॉक करो, अभी समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा इसको, बेवकूफ। पानी में डिसोसिएशन और एसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन HCl का चलता रहता है, ठीक है। डिसोसिएशन एसोसिएशन चलता रहता है। इट मींस क्या है, इट मींस ये है कि यहां पर जो HCl है डिसोसिएट होगा तब भी एसिड रहेगा,
और एसोसिएट होके HCl बनेगा। यहां पर बात इनकम्पैटिबिलिटी की नहीं है, यहां पर एसिड एसिड ही रहेगा, डिसोसिएट ही तो हो रहा है, एसिडिक नेचर नहीं जा रहा है उसका, डाइल्यूट हो जाएगा चलेगा, लेकिन वो एसिड ही रहेगा, यानी वो पानी के साथ भी कंपैटिबल है, पानी के साथ भी कैसा है, कंपैटिबल है। ठीक है, क्लियर। तो भाई ग्लास के साथ कंपैटिबल है, पानी के साथ कंपैटिबल है, एल्कली और कार्बोनेट के साथ इनकम्पैटिबल है। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ना टीचर के पढ़ाए समझ में आएगा ना कोई किताब में लिखा है, इसलिए बेटर है कि इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, क्लियर। डाइल्यूशन कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट है इनकम्पैटिबिलिटी का। भाई एसिड पानी के साथ तो कंपैटिबल ही रहता है ना, दूध पानी के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, दूध पानी के साथ कंपैटिबल है, होता है ना कि दूध में पानी मिला दो पता ही नहीं चलेगा, HCl में पानी मिला दो पता नहीं चलेगा, कंपैटिबल है ना। लेकिन अगर क्षार के साथ मिला दोगे, क्षार के साथ मिला दोगे तो इनकम्पैटिबल है। देखो ये बेटा ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन वहां पर अगर ऐसे कॉन्सेप्ट आएंगे तो दिमाग चला पाओगे। इसीलिए मैं माना करता हूं कि फालतू के मैसेज मत करो, डिस्टर्बिंग होता है। भाई किसी भी टीचर के लिए लाइव क्लास में पढ़ाते समय छोटे छोटे मैसेज देखना और जवाब देना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए तुमको एक नंबर दिया गया, दिन में 10 से 11 मुझे फोन कर लो, ठीक है। तो कोशिश करो, नहीं तो यही क्लास तुम कल देखना, खुद जो बच्चे हो ना कल यही क्लास रिकॉर्डिंग में देखना, और जो फालतू की बात हो रही है ना, यही फालतू की बात तुमको बोरिंग लगेगी उस समय। लाइव में तो हम घंटों बतलाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तुम रिकॉर्डिंग में देखते हो ना तो रिकॉर्डिंग में ये लगे अरे यार फिर शुरू हो गए सर, वहां पर तुम टॉपिक पे नहीं पहुंच पाओगे, ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो भाई, स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड मेडिसिनली एज, भाई स्ट्रॉन्ग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का औषधीय उपयोग किस रूप में किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस तरह से किया जाता है बताओ भाई। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट है ना, सीधे सीधे सिलेबस से क्वेश्चन उठा के दे दिया, सीधा सिलेबस से है ना। रेस्पायरेटरी स्टिमुलेंट, श्वसन उत्तेजक की तरह, श्वसन उत्तेजक की तरह। कभी भी किसी को सर्दी जुकाम हो जाए थोड़ी सी अमोनिया सुंघाए दो, है ना, देखो कितनी तेजी से शार्प फूलेगा, उसके बाद फिर मारेगा भी दौड़ा के। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। बेटा तुम्हारी क्लास खाली डिस्टर्ब ना हो, लेट ना हो। 1 बजे पता मैं जब आया हूं तो पसीने से एकदम तरबतर था, आया हूं सीधे टी शर्ट डाला हूं और क्लास में घुस आया हूं। 2 क्विंटल सरसों खरीद के लाया, एक जगह मिल रही थी ठीक ठाक पीली वाली, समझे। तो सरसों में सरसों लाही और लाहा होता है, तो सरसों जल्दी मिलती नहीं है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नोट रखना ये है ना, सिनोनियम्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काहे के लिए यूज किया जाता है भाई, यस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर, यस बिल्कुल सही है ना। ये साबुन याद करो, जब फैटी एसिड की जब ट्राइग्लिसराइड की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, है ना, या कह सकते हो ट्राइग्लिसराइड की रिएक्शन फैट में, याद है, फैटी एसिड जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एल्कली के साथ, तो क्या बनाता था, सैपोनिफिकेशन होता है, राइट, यस, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है। तो साबुन बनाने में प्लस एसिड को पीएच, एसिड पीएच पीएच को बैलेंस करने में, है ना, तो कोई चीज एसिडिक है तो NaOH मिलाओगे तो उसका हम पीएच घटा बढ़ा सकते हैं। तो एडजस्टिंग द पीएच प्रिपरेशन,
इंडस्ट्री में इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज बताऊं, जैसे सपोज करो इंडस्ट्री में किसी चीज को डिस्पोज करना है ना, तो जब डिस्पोज करना होता है तो वहां पर भी NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एमॉक्सिसिलिन, क्लेवेनेट, पोटेशियम, सबसे कॉमन एंटीबायोटिक है, तुम लोग जानते होंगे, क्लेवम के नाम से मिलती है, एमॉक्सिसिलिन के नाम से भी मिलती है। तो एमॉक्सिसिलिन और क्लेवेनेट, पोटेशियम जिस कंटेनर में आते हैं, पॉलीबैग में आते हैं, गत्ते में आते हैं, यूज किया जाता है। उसके बाद जब उनको फेंकना होता है तो उनको ऐसे ही फेंक नहीं दिया जाता, ऐसा नहीं कि पॉलीथीन को एकदम बढ़िया झाड़ के डिस्पोज कर दिया जाए। उन गत्तों को, उन पॉली बैग को, उन कंटेनर को NaOH के ड्रम में, NaOH के ड्रम में रखा जाता है, मीन्स डिप कर दिया जाता है, और 2 घंटे तक उनको डिप करके रखा जाता है ताकि उनका pH कैसा हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। भाई वो एसिडिक है, ये बेस है, तो न्यूट्रलाइज हो जाए, उसके बाद उसको डिस्पोज किया जाता है। तो NaOH का इस्तेमाल pH एडजस्टमेंट में और सोप के साबुन के बनाने में। एज पर इंडियन फार्माकोपिया, कूल प्लेस रेफर्स टू द टेम्परेचर रेंज। याद रहे गवर्नमेंट के एग्जाम में सारी चीजें ये बहुत पूछा जाता है ना। ये स्टोरेज कंडीशन पे बड़ा फोकस करते हैं। कूल प्लेस की बात हो रही है, तुम लोग कूल और कोल्ड में हमेशा कंफ्यूज रहते हो, चाहे वो डिप्लोमा का एग्जाम का कॉपी हम लोग चेक करें, चाहे गवर्नमेंट की बात हो, चाहे कूल और कोल्ड में हमेशा कंफ्यूजे रहते हो तुम लोग। बेटा 8 से 25 याद रहे, जो कूल टेम्परेचर है ये तुम्हारी फ्रिज का है, और जो कोल्ड है वो तुम्हारे फ्रीजर का है ना। तो ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। तो कूल एंड कोल्ड में बड़ा कंफ्यूज रहते हो। अकॉर्डिंग टू आईपी, इसलिए मैंने कंटिन्यू बैक टू बैक, कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर इज डिफाइंड एज, कोल्ड का बताओ भाई, कोल्ड, यस कोल्ड 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8। इसके बाद रेफ्रिजरेटर में चले जाओगे, इसके बाद रेफ्रिजरेटर में चले जाओगे। देवांश 2023 से जुड़े हो तुम, तो तुम लाइव क्लास नहीं लेते, तुम्हारा नाम कई दिनों बाद मैंने पढ़ा है लाइव क्लास में यार, और तुम बहुत दिन बाद लाइव क्लास आए हो, फालतू यार डांट खा गए। एक्चुअली बताया ना, मैं गर्मी से खुद ही आया उधर से, 2 क्विंटल सरसों लेके लाद के गाड़ी में लाया हूँ, और अभी एक मजदूर बुलाया था, 2 बुलाए थे, 2 आए नहीं, तो एक तरफ हम पकड़वाया, एक तरफ वो पकड़वाया, दूसरे मंजिल पे लाते लाते खुद ही पसीना हो गया। उसके बाद से क्लास में सीधे घुस गए। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड IP कंटेन्स, यस कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताओ भाई, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक। हम बाहर का तेल नहीं यूज करते बेटा, खाने में सरसों का तेल खुद खड़े होकर पिरवाते हैं। बिल्कुल 35 से 38%, 35 to 38% कॉन्सेंट्रेशन रहती है IP के अकॉर्डिंग। जब इंडियन फार्माकोपिया का मोनोग्राफ देखोगे, है ना, एक क्लास में मैंने इंडियन फार्माकोपिया पढ़ी कैसे जाए। अब सपोज करो, है ना, कि मोदी जी बोले तेल कम खाओ, वही तो डर है कि कब तेल बंद कर दे वो, है तो लेके रख लो, तभी तो 2 क्विंटल खरीद के रख लिया यार। यही 1 साल का राशन पानी रखना पड़ेगा, नहीं तो आ जाएंगे महानुभाव महामानव 8 बजे। हाँ बहनों भाइयों, कल से आना जाना बंद, तेल खाना बंद, राशन मिलना बंद, तब क्या करोगे। सबसे बड़ा डर तो इसी बात का है कि पहले से कुछ बताया नहीं जाता, अचानक से सब कुछ आके, है ना, तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ भाई, तो 35 to 38% वेट बाई वेट, याद रखना यहां पर यूनिट का बड़ा फोकस रहता है, यूनिट का बड़ा, है ना। यहां पर इसकी बड़ी दिक्कत रहती है, कहीं पर भी सारे ऑप्शन में 35 से 38 दे दिया, किसी में वेट बाई वॉल्यूम कर दिया, किसी में वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कर दिया, किसी में वेट बाई वेट कर दिया। नॉर्मल रहेगा तो समझ लोगे, लेकिन जब सारे ऑप्शन में एक ही रहेगा, है ना, राइट, तब कंफ्यूजन की स्थिति आती है। तो इसीलिए बता रहा हूं कि फोकस रखना यूनिट पे,
ठीक, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में, बताओ भाई, आर्हेनियस थ्योरी। नहीं यार, 500 के नहीं बंद होंगे, 2000 के तो बंद होंगे। सब बंदे कर देंगे तो मार्केट में अभी कुछ ना बंद करेंगे। अभी ऑलरेडी देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है, जितनी दिखाई दे रही है उससे कहीं ज़्यादा बुरा वक्त जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा आने वाला है। और अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री भी नहीं है। खैर, अगर होते भी, हमारे यहाँ नेताओं में ईगो इतना ज़्यादा है कि वो उनकी सुनते नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में नेताओं के अंदर ईगो बहुत हो गया है। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार एसिड वो है जो प्रोटॉन डोनर है ना, पानी में घुलने के बाद जो प्रोटॉन दे दे। H+ आयन जो डोनर है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, बेस प्रोड्यूसेस विच आयन इन एक्वस सॉल्यूशन? यस, हाँ, एग्जाम डेट चेंज होने का डर है, UP SSC का चेंज हो जाएगा, डाउट मुझे भी है। सिपाही का अपने टाइम पे ही रहेगा। RRB की वैकेंसी नेक्स्ट मंथ में आ जाएगी। RRB और एम्स की वैकेंसी, RRB और एम्स के लिए तैयार रहना, है ना। नेक्स्ट मंथ वैकेंसी आने वाली दोनों की। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस, बेस प्रोड्यूसेस विच आयन इन एक्वस सॉल्यूशन? OH आयन। कौन सा? हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन। पहली थ्योरी थी आर्हेनियस की, है ना। आर्हेनियस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली टू, आर्हेनियस थ्योरी किस पे एप्लीकेबल है? आर्हेनियस थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली किस पे है? इनका ड्रॉबैक ही सबसे बड़ा था क्योंकि आर्हेनियस थ्योरी ने एक्वस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया था। अच्छा, आज हम लोग एडवांस ज्यादा हो गए हैं तो लगता है कि आर्हेनियस की थ्योरी मतलब आउटडेटेड हो गई, लेकिन जिस समय यही नहीं पता था कि एसिड और बेस होता क्या है, तो वहां पे डिफाइन करने के लिए इन्होंने ये थ्योरी अपनाई। सबसे पहले एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद जब पता चल गया फिर लोगों ने कहा ये तो पानी पे किए, चलो हम बिना पानी के चेक करते हैं। तो उसके बाद अपडेशन शुरू हुआ। तो बहुत महान काम था इनका, शुरुआत करी इन्होंने, बड़ा काम है ना। तो एक्वस सॉल्यूशन यही आर्हेनियस थ्योरी का सिद्धांत था। एसिड बेस उसी का बता सकते थे जो पानी में घुलनशील है, जो पानी में घुलनशील नहीं उसका एसिड बेस नहीं बताया जा सकता। न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ, न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण में किसका निर्माण होता है? यस, आर्हेनियस थ्योरी में किसका निर्माण होता है? किसका? पानी का। आर्हेनियस थ्योरी में किसका अनुसार न्यूट्रलाइजेशन में किसका निर्माण होता है? पानी का। H+OH-। ब्रॉन्स्टेड-लोरी डिफाइंस एन एसिड एज, ब्रॉन्स्टेड-लोरी, ब्रॉन्स्टेड-लोरी दूसरी थ्योरी थी, है ना, दूसरी थ्योरी थी। ब्रॉन्स्टेड-लोरी का सिद्धांत अम्ल को किस रूप में परिभाषित किया गया? अगेन प्रोटॉन डोनर, है ना। एसिड के केस में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आर्हेनियस का सिद्धांत ले लो चाहे ब्रॉन्स्टेड-लोरी का दे दो, प्रोटॉन डोनर दोनों केस में, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेस इन, ब्रॉन्स्टेड-लोरी, ब्रॉन्स्टेड-लोरी, यस। ये कौन है भाई? सचिन प्रजापति ही। यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया यार? देखो कंफ्यूज मत हो तुम लोग, इलेक्ट्रॉन जो है लुईस थ्योरी में था, है ना। ब्रॉन्स्टेड और तुम्हारा आर्हेनियस में प्रोटॉन पे बात करूं, ठीक। ब्रॉन्स्टेड-लोरी क्या कहते हैं? बेस कौन है? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तुम लोग कहाँ ऑक्सीजन डोनर हो, कहाँ कहाँ पहुंच गए भाई? सिंपल सी बात समझो, कंफ्यूज मत हो देखो। तो आर्हेनियस की बात अगर करते हैं तो प्रोटॉन देने वाला, जो प्रोटॉन को देता है वो एसिड है, जो हाइड्रोक्सिल आयन दे वो बेस है, ठीक है। वहीं पर ब्रॉन्स्टेड की बात करो, ब्रॉन्स्टेड-लोरी, ये सिर्फ प्रोटॉन पे बात करते हैं। प्रोटॉन डोनर जो होगा वो एसिड होगा, और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होगा वो बेस होगा। तो कंफ्यूज मत हो, है ना।
अच्छा, पहले वाले का आंसर था, ओके ओके, ठीक है। सब्सटेंस दैट कैन एक्ट बोथ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस, ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे। उसको क्या बोलेंगे भाई? ब्रोंस्टेड का काम कहानी कहाँ थी? जो प्रोटॉन दे दे, है ना, जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो बेस है, और ऐसा जो दोनों काम कर ले उसको क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक में क्या है? ये प्रोटॉन देगा भी और एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक। कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बोलेंगे उसको? कॉन्जुगेट बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस Cl माइनस, है ना, तो Cl माइनस क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, यस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? यस, बिल्कुल सही है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, वीक बेस होगा, जस्ट उल्टा होता है ना, वीक बेस। हरविंदर का हो गया तुमको? स्ट्रॉन्ग का वीक होगा, वीक का स्ट्रॉन्ग होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना, जस्ट अपोजिट केस है ना। लुईस एसिड इज द सब्सटेंस, बताओ भाई, लुईस एसिड। नेमिंग रिएक्शन में कंफ्यूजन है तो हमको फोन कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। लुईस एसिड इज अ कंजुगेट, लुईस एसिड है सब्सटेंस। अब देखो, हमेशा क्या था कि एसिड वो था जो डोनेट करता था। आर्हीनियस के केस में H प्लस डोनेट करता था, ब्रोंस्टेड लोरी के केस में भी H प्लस डोनेट करता था। लुईस का केस ऐसा है जहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। पहली बार है कि एसिड जो है, सचिन प्रजापति कंफ्यूज हो गया ना, अब की तो इलेक्ट्रॉन आ गया, अब ना कहोगे पिछले वाले में है। हमेशा याद रखो, हमेशा हमेशा एसिड जो है पहले की दो थ्योरी में डोनर था। ये पहली और अकेली ऐसी थ्योरी है लुईस की जिसमें इलेक्ट्रॉन लेकर एसिड बनता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट जो करता है वो एसिड होता है। मोहम्मद समीर, डोनेट नहीं, है ना। यस, जोर दे के समझाया था इसीलिए क्योंकि वह ये मिस्टेक हमेशा करते बच्चे, क्योंकि उनके माइंड सेट है प्रोटॉन डोनर एसिड, H प्लस डोनर एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एसिड। यहां पर उल्टा है। ये पहला ऐसा केस है लुईस का जहां इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, पहली बार जो अम्ल है वो एक्सेप्ट करता है, डोनेट नहीं करता। अगर डोनेट कर देगा तो बेस हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? एसिड बेस में कंफ्यूजन तो एसिड बेस वाला लेक्चर देखो और 2-3 बार देखो। कंफ्यूज बेटा मैंने इस तरीके से पढ़ाया है कि कंफ्यूजन की स्थिति बच ही नहीं सकती है। वहां पर भी जैसे मैं यहां बता रहा हूं ना, वहां पर भी बहुत जोर दिया था और बाद में एक सेपरेट स्लाइड पे मैंने इसको समझाया भी था, ठीक है। लुईस बेस इज अ सब्सटेंस, बताओ भाई लुईस बेस। यस, यहां पर डोनर है, यहां पर मतलब पहला केस है लुईस का ही केवल केस है जहां पर डोनर बेस होता है ना, और एक्सेप्टर एसिड होता है। बाकी दोनों केस में अलग है कहानी, ठीक है। ऑल ब्रोंस्टेड बेस आर, बताओ भाई, ऑल ब्रोंस्टेड बेस, अब पहले तो बताओ ब्रोंस्टेड बेस, बेटा ब्रॉन्स, आर हिंदेव जो भी बता रहे हैं, है ना, अनुज,
अनुज ने कहा अरहिनियस एसिड। बेटा ब्रोंस्टेड बेस और अरहिनियस एसिड उल्टा है ना? यस, जितने भी ब्रोंस्टेड बेस है वो सब क्या रहेंगे? लुईस बेस रहेंगे। लुईस बेस रहेंगे। क्यों लुईस बेस रहेंगे? ध्यान से समझो बात को। यहां पर केस क्या है? ऑल ब्रोंस्टेड बेस। ब्रोंस्टेड बेस कौन होते हैं? जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, प्लस चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होता है? लुईस बेस होता है। बताओ भाई, सबकी खोपड़ी घूम गई? सबकी खोपड़ी घूम गई, जबकि सबको तीनों थ्योरी पता है। उसके बाद भी थोड़ा सा कोरिलेट कर दिया तो खोपड़ी डगमगाने लगी। डगमगाने लगी ना? सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ब्रोंस्टेड बेस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। आज काफी कंफ्यूजन है, एमसीक्यू में यही होना था, थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ोगी तो कंफ्यूजन होगा, है ना? ब्रोंस्टेड बेस कौन होता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर, H प्लस, है ना? H प्लस। अजीत कुमार, बहुत कंफ्यूजन। बेटा हम तो पहले कहे थे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। हाँ, तो देखो H प्लस एक्सेप्ट, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है? ब्रोंस्टेड बेस। यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखो इसीलिए टाइम लगता है, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए। मुझे सिर्फ भगा के कोर्स खत्म करने में मजा नहीं है। कोर्स खत्म करने को तो कहो ना भाई, हमारे पास आज की डेट में यही एक क्लास है, सिर्फ 4 घंटा खड़े हो जाए, जौन सब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट खत्म कर दें। लेकिन हमारे खत्म करने से अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, 1 घंटे की क्लास तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। हाँ भाई, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर ब्रोंस्टेड बेस है। ठीक, क्लियर? ब्रोंस्टेड लोरी कौन था? जो इलेक्ट्रॉन, ब्रोंस्टेड एसिड कौन था? ब्रोंस्टेड एसिड जो H प्लस डोनेट करे, और जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो ब्रोंस्टेड बेस। और ब्रोंस्टेड बेस ने H प्लस एक्सेप्ट किया है, यानी H प्लस एक्सेप्ट किया है, यानी H प्लस इसके ऊपर कब आया? किसी के ऊपर प्लस का साइन कब आता है? जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। भाई सीधी सी बात समझो, A है ना, और ये हुआ B। यहां से समझो तो क्लियर हो जाएगा तुमको। ठीक है, कंफ्यूजन है ना? अभी दूर होता है। ध्यान से समझो बात को। क्या हुआ? ये A है और ये B है। ठीक, यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। किसको दे दिया? B को। यानी इसने लोन दिया। क्या दिया? लोन दिया। लोन दिया किसको? B को। तो B ने लोन लिया, यानी B ऋणी हो गया। B क्या हो गया? B ने कर्जा लिया ना, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो B ऋणी हो गया। इसीलिए इसके ऊपर ऋण का साइन। माइनस को, निगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? ऋण। भाई इसके पास क्या था? इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, यानी लोन पेयर है। लोन पेयर है तो इसने लोन दे दिया, है ना? जब लोन दे दिया तो इसके ऊपर क्या है? ऋण का साइन आ गया। यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये पॉइंट समझ में आया? और जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इसके पास कमी हो गई, यानी कमी हो गई तो इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया। इतना खाली समझ में आया कि नहीं? बताओ खाली, है ना? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अभी अनुज कहाँ गया? अनुज तुम्हारा मैसेज नहीं दिखा। हाँ, यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, समझते चलो। अब ध्यान से देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन दिया तो ये ऋणी हो गया। ऋणी हो गया तो ऋण का साइन हो गया, है ना? और इसने दिया था तो जगह खाली हो गई, यानी इसके पास कमी हो गई। ठीक, ये कमी हो गई। अब जब इसके पास प्लस का साइन है, यानी इसके पास कमी है, तो ये इसके पास जगह है। अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बताओ भाई। अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट, पहले ये क्या था? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? लुईस बेस बन जाएगा। एक्सेप्ट करेगा ना,
तो भाई लुईस बेस है ना के अनुसार बेस वह पदार्थ जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते, लेकिन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना पड़ता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो प्रोटॉन डोनेट किया कि नहीं किया, तो कैसा हुआ, लुईस बेस। अभी क्लियर हुआ कि नहीं, अभी क्लियर हो गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ भाई, अब बात करो कैटायन। पॉजिटिव आयन जनरली एक्ट एज, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, यस नेम हेमंत, क्लियर है ना। पॉजिटिव चार्ज जनरेट, पॉजिटिव चार्ज जिसके पास होता है वो क्या होता है भाई, पॉजिटिव चार्ज जनरेट लुईस एसिड। पॉजिटिव चार्ज जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना। और इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं भाई, बताओ। यस, पॉजिटिव चार्ज कैटायन आर जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, टेंड टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो कैटायन की भूमिका क्या है, ठीक। पीएच शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, पीएच शब्द किसने दिया है, पीएच किसने दिया है, पीएच किसने दिया है, सिंपल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कौन होता है एसिड की बेस, ही बताओ खाली, एसिड होता है ना, यस। तो पीएच शब्द किसने दिया, सोरेनसन ने, सोरेनसन, ठीक। तो वो जो टेबल 0 से लेके 14 तक की है, 0 से लेके 14 तक है ना, ये 7 हो गया, इधर 0 से 7 तुम्हारा एसिड है और 7 से 14 तुम्हारा बेस है। ये किसने प्रतिपादित किया था, सोरेनसन ने, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। चलो, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज अप्रोक्सीमेट, पीएच ब्लड, यस, पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड क्या है, 7.4, कितना है, 7.4, बफर है ये। कैलकुलेट पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन, इट्स पीएच इज 4। भाई सोरे बताओ, अगर कह रहे हैं कि पीओएच बताओ, अगर पीएच पता है, पीएच 4 है, तो पीओएच कितना होगा, सिंपल भाई, देखो क्या है ना, पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू कितना होता है, 14 होता है कि नहीं होता है, सिंपल है ना। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा भाई जो पीएच है वो 4 है, तो सिंपल सी बात है पीओएच निकालना है, तो पीओएच कितना हो जाएगा, 14 से 4 घटाए तो कितना हो जाएगा, 10। क्लियर है, ये बात तो सोरेनसन ने बताई थी, है ना, ये तो यूनिवर्सली ट्रूथ है, ठीक। पीएच प्लस पीओएच तभी तो 14 हुआ। क्लियर ना यहां तक, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन इट्स टेंडेंसी, बताओ। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन इट्स टेंडेंसी कौन कितना तेजी से आयोनाइज, जो स्ट्रांग होगा वो जल्दी आयोनाइज होगा, जो वीक होगा वो लो आयोनाइज होगा। मेन आयोनाइजेशन पावर से है ना, आयोनाइजेशन पावर या रिलीज, जितनी जल्दी आयोनाइज होगा, है ना, किसी भी चीज को पानी में डाला जितनी जल्दी कंप्लीट आयोनाइज हो जाए, स्ट्रांग होगा तो इमीडिएट आयोनाइज हो जाएगा, अदरवाइज पार्शियल रहेगा, है ना। फिनोप्थलीन इंडिकेटर टर्न्स इन बेसिक मीडियम, बताओ भाई,
होता क्या है कि इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में दूसरा कलर देगा, बेसिक मीडियम में दूसरा कलर देगा। यही एक वजह है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एक पिपेट में होती है चीज, एक होती ब्यूरेट में, है ना। ये एक इंटरचेंज भी की जा सकती है। तो यूजुअली फिनोप्थलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है। कैसा? पिंक कलर देता है। यही एक वजह है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यहां पर रखा गया क्या, यहां पर रखा गया तुम्हारा बेस, सॉरी, है ना, बेस रखा गया, और यहां पर रखा गया तुम्हारा एसिड, है ना। ठीक है, अब ध्यान से समझो बात को। यहां पर एसिड है, मान लिया HCl है, यहां पर तुम्हारा NaOH है, ठीक, NaOH, ये तुम्हारा ब्यूरेट है, ये तुम्हारा वो क्या है, अर्लेन मेयर फ्लास्क या कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। इसमें डाल दिया तुमने फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन इंडिकेटर है, जब HCl के साथ है तो कलरलेस हो गया, कोई कलर नहीं दिया। अब क्या करते हैं, यहां पर ये नॉब लगी है, इस नॉब को ओपन करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये जो तुम्हारा बेस है ना, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना, ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पर जो बेस है ये आता रहता है किसमें, HCl के साथ, और न्यूट्रलाइज होता रहता है। एक स्टेज आती है कि जितना भी यहां पर एसिड है वो बेस के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। जब कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया, है ना, कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक, तो अब एसिड बचा नहीं। जब तक एसिड रहता है तब तक ये कलरलेस है। जैसे पूरा पूरा एसिड खत्म हो गया वैसे ही ये अपने रूप में आ गया, और इसका अपना रूप क्या है, आप इंडिकेटर देखोगे तो वैसे भी जैसे बेसिक मीडियम में पिंक कलर का हो जाता है, पिंक कलर। तभी हम एसिड बेस, इसको क्या बोलते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। मिथाइल ऑरेंज गिव्स कलर इन एसिडिक मीडियम में, जितने इंडिकेटर हैं इनके कलर एसिडिक और बेसिक मीडियम में बदलते रहते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। मिथाइल ऑरेंज गिव्स कलर इन एसिडिक मीडियम, कौन सा कलर, एसिडिक मीडियम में रेड या पिंक कलर देते हैं ना, रेड या पिंक कलर देते हैं किसमें, एसिडिक मीडियम में, ठीक। और बेसिक मीडियम में इसका रंग पीला हो जाता, दोनों नोट करो, एसिडिक मीडियम में लाल या गुलाबी देते हैं, और बेसिक मीडियम में येलो रंग देते हैं, पीला। बेसिक भी याद करो, आगे अगर क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, ठीक है। व्हाट इज द पीएच रेंज इन पीएच स्केल, सोरेंसन ने रेंज क्या बताई थी भाई, पीएच रेंज इन पीएच स्केल, यस, व्हाट इज द पीएच रेंज इन पीएच स्केल, 0 से 14, है ना, 0 से 14, अभी तो बताया था हमने। अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी H प्लस आयन इज, लुईस थ्योरी, लुईस, यस, H प्लस आयन अगर कोई प्लस है इट मीन्स क्या है, इसमें डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया तो कैसा हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा, ठीक है, ठीक। वाटर कैन एक्ट बोथ एसिड एंड बेस, जो पानी है वो अम्ल और क्षार, है ना, वीक है काफी, तो कभी अम्ल कभी क्षार की तरह कार्य करता है। उसके इस गुण को क्या कहते हैं, बहुत गुणी है, द्वितीय गुण है, कभी वीक एसिड कभी वीक बेस। यही पानी है अकेला, इसी की वजह से नॉन एक्वस टाइट्रेशन की डिस्कवरी करी गई थी, खाली पानी की वजह से, क्योंकि पानी का जो नेचर, ले भाई कुछ तो बता रहे न्यूट्रलाइज, कौन बताया है न्यूट्रलाइज, हाँ भाई, उभय धर्मिता, एम्फोटेरिज्म, क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिज्म, दोनों प्रजातियां, दोनों गुण है इसके अंदर। यस, एग्जाम्पल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट, बताओ भाई, एग्जाम्पल ऑफ एप्रोटिक, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं हमने एप्रोटिक सॉल्वेंट के। यस, एग्जाम्पल ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट,
एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन है भाई? अमोनिया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत लोग अमोनिया बता रहे हैं, कुछ लोग इथेनॉल बता रहे हैं, कुछ लोग बेंजीन बता रहे हैं, कुछ तो एक बताओ यार, बड़ा हौच पौच करके रखा तुमने। यस। अच्छा, देखो सिंपल सी चीज है, एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन है? एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसके पास H+ नहीं है, जो प्रोटॉन नहीं दे सकता, वो होता है एप्रोटिक। अब देखो, पानी की बात करो भाई, पानी है ना, ये तो H+ दे ही सकता है, ठीक। उसके बाद अमोनिया, कुछ बच्चों ने बताया अमोनिया है ना, अमोनिया भी H+ दे सकता है। इथेनॉल की बात करो, C2H5OH, ठीक है, ये भी H+ दे सकता है वर्स्ट कंडीशन में। लेकिन आप बेंजीन रिंग की बात करो, बेंजीन रिंग को क्या बोलते हैं? एप्रोटिक टर्म डिस्टर्ब कर रहा है और डिस्टरबेंस खत्म कर देते हैं। ठीक है। हेमंत नागर, OH तो यहां पर भी नहीं, अमोनिया के केस में फिर क्या करोगे भाई? ये सिंपल C6H6, यहां पर कंप्लीट सैचुरेशन है ना, ठीक है भाई। C6H6 ले लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, ये सब क्या है? ये सब एप्रोटिक हैं, इनके पास प्रोटॉन डोनेट करने के लिए है ही नहीं, लेकिन बाकी सब जगह में। अभी सही हुआ? यस अजीत कुमार, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था एप्रोटिक टर्म तुमको, अभी ठीक है? कोई टर्म देखो, थ्योरी पढ़ ली, MCQ कर लिया, उसके बाद भी अगर डाउट रह गया तो फिर बेकार। इसीलिए सारे डाउट यहीं पूछ लेना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? एप्रोटिक टर्म क्लियर हो गया कि भाई नाइदर डोनेट नॉर एक्सेप्ट प्रोटॉन, ना तो दे सकता है ना ले सकता, दोनों कंडीशन है भाई, है ना। और अमोनिया दे भी सकता है, ले भी सकता है। हाँ भाई, एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, काहे के बरे भाई दिया जाता है एंटीऑक्सीडेंट? अभी ये जो एसिड बेस थ्योरी है ना, ब्रेक करके बीच में एक बार फिर से लेके आएंगे कुछ क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग, राइट। अभी मुझे लग रहा है तुम लोग आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड और लुइस में अभी भी कुछ बहुत कंफ्यूजन है, तो कुछ क्वेश्चन थोड़े इधर करोगे, थोड़े क्वेश्चन थोड़े थोड़े करके हम लेके आते रहेंगे जहां पे कंफ्यूजन होगा, ठीक, क्योंकि उस पे क्वेश्चन 100% आते हैं एग्जाम में, और बड़ा घुमा के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? एंटीऑक्सीडेंट काहे के लिए यूज किया जाता है? ताकि वो ऑक्सीडेशन को या तो बंद कर दे या फिर स्लो डाउन कर दे, है ना, ऑक्सीकरण को। एंटीऑक्सीडेंट जनरली एक्ट एज, आरआरबी में आया था, अच्छा यस, एंटीऑक्सीडेंट जनरली एक्ट एज, आरआरबी में तो एसिड बेस थ्योरी से हमको लगता है 4 या 5 क्वेश्चन आ गए थे, है ना। एंटीऑक्सीडेंट जनरली एक्ट एज, अनुज तुमने दिया था क्या आरआरबी का? दीप्ति, तुमने भी दिया है? तुम्हारा तो अभी रजिस्ट्रेशन वाला इश्यू आ रहा, तुमने कैसे दिया? हेमंत नागर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा। प्रतिभा देखते हैं। हाँ भाई, अब देखो, चलो भाई, बच्चों ने कहा कि एंटीऑक्सीडेंट का नेचर कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग है।
है ना। 50% से ज्यादा बच्चों का आंसर है कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग है। कुछ का आंसर है रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, एंटीऑक्सीडेंट का यूज ही हम इसलिए करते हैं कि रिएक्शन ऑक्सीडेशन की ना हो पाए, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए करते हैं। तो अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो जिसमें मिलाओगे उसका खुद ही ऑक्सीडेशन नहीं कर देगा। जरा सोच के देखो, एंटीऑक्सीडेंट हम इसलिए मिलाते हैं कि ऑक्सीडेशन की वजह से जो खाना खराब हो रहा है, जो उसमें रेंसिडिटी हो रही है, ऑक्सीडेशन होगा तो फैट खराब हो जाएगा ना। ठीक, अब हेमंत अगर तुम आंसर बदल रहे हो यार, ये आंसर बदलने वाले बच्चे पसंद नहीं हमको, है ना। पहले दूसरा आंसर देंगे फिर दूसरा। अब समझ लो बात को, एंटीऑक्सीडेंट हम डालते ही इसीलिए है किसी भी कंपाउंड में, है ना, या किसी भी ड्रग में, कि वहां पर ऑक्सीडेशन ना हो पाए। इन केस उसके बाद भी अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और उस ड्रग को रिड्यूस कर देता है। यानी ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। एंटीऑक्सीडेंट खुद अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ड्रग को ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा और खुद रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अभी बात समझ में आई? जब मैंने एंटीऑक्सीडेंट पढ़ाया था तो चीज बहुत क्लियरली समझा दी थी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है यहां पर, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। देखो मैं सच बताऊं, लिटरली जितनी गलतियां यहां करनी है सब कर डालो, बहुत बढ़िया है ना। जितनी भी गलतियां करनी यहां कर डालो, एग्जामिनेशन हॉल में कोई गलती मत करना बस। और सच एक चीज और बताऊं, जो बच्चा यहां गलती कर देगा, अब जैसे हेमंत ने बताया कि भाई एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा, है ना। तो गलतियों से सीखो। अब उसको एक चीज क्लियर हो गई कि ये एंटीऑक्सीडेंट का कॉन्सेप्ट, है ना भाई, कहीं ना कहीं मिसकंसेप्शन था तभी तो उसने बताया चीज ना। अब यहां पे क्लियर हो गया, अब उसको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ये चीजें गलती यहां पर हो गई और यहीं पर क्लियर हो गया, वो पॉइंट जीवन में कभी नहीं भूलोगे। मुझे वही चाहिए, है ना। नवीन काफी टाइम से गलत हो रहा है ना, अभी एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हर एक पॉइंट? इसीलिए मैंने कहा था बेटा कि थ्योरी पढ़ा रहा हूं, पहले थ्योरी पढ़ लो। तुम लोग एमसीक्यू छापे पढ़े थे, अब सोच के देखो बिना थ्योरी पढ़ाए अगर हम एमसीक्यू करवा देते हैं। अब जैसे तुम्हारी डीएसबीएम की भी थ्योरी बची है, फार्माकोलॉजी में काफी कुछ अभी बचा हुआ है, एचएपी में भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, एकदम मना नहीं करेंगे, है ना। फार्मास्यूटिक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाएंगे, कुछ भी छोटा नहीं, छूट जाएगा नहीं, लेकिन एमसीक्यू के साथ साथ चलेंगे। अब इतना हमारे पास अब कंटेंट हो गया कि एमसीक्यू हम चला सकते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट रिएक्ट फर्स्ट विद, बहुत जल्द एक क्लास और बढ़ाएंगे हम, है ना, थ्योरी की एक क्लास और बढ़ाएंगे जिसमें तुमको एचएपी और फार्मास्यूटिक्स पढ़ाएंगे खाली। हाँ भाई, एंटीऑक्सीडेंट रिएक्ट फर्स्ट किसके साथ रिएक्ट करता है? डीएसबीएम बहुत छोटा सा यार, 2-4 टॉपिक दिए हैं तुम्हारे में डीएसबीएम में, ज्यादा कुछ थोड़ी ना है। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, उसका 50% से ज्यादा कम्युनिटी फार्मेसी में जो लास्ट वाला टॉपिक पढ़े हो ना, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, वही है डीएसबीएम और कुछ नहीं है। वही सीलिंग प्राइस, वही अकाउंटेंसी, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, और कुछ नहीं है। हाँ भाई, तो जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ और फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करके खुद ऑक्सीडाइज करता है। भाई ये जो तुम्हारे हैं, है ना, ये जो ऑक्सीजन या फ्री रेडिकल हैं, यही तो ड्रग को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होता है इन्हीं को पकड़ लेता है, इन्हीं के साथ वो खुद रिएक्ट कर जाता। तो ये ड्रग, फिर हमारी ड्रग जो है, कहते हैं ना, खुद अपनी कुर्बानी दे के ड्रग को बचा लेता है, वही एंटीऑक्सीडेंट है। क्लियर? एंटीऑक्सीडेंट एक्ट थ्रू द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस तरीके की रिएक्शन भाई करता है एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट बस हेमंत, फिर यार तुम इतनी तारीफ ना करो, बहुत खुश हो जाता हूं मैं, इतना खुश मत करो, है ना।
हाँ भाई, एंटीऑक्सीडेंट एक्ट थ्रू विच टाइप ऑफ रिएक्शन। अब जाहिर सी बात है खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम हो रहे है ना। रवि कुमार तुम्हारे क्लास के हैं, ओके ओके, है ना। तो उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। भाई एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और ड्रग को रिड्यूस कर देता है। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुए, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। इन रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों काम होते हैं ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। ड्यूरिंग एंटीऑक्सीडेंट एक्शन ऑक्सीडेंट इटसेल्फ बिकम्स, क्या करता भाई, यस, ड्यूरिंग एंटीऑक्सीडेंट एक्शन द एंटीऑक्सीडेंट इटसेल्फ बिकम्स, खुद क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है, खुद। आरजू राय, अभी भी तुम कंफ्यूज हो रही हो बेटा। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, यस, एंटीऑक्सीडेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और सामने वाले को रिड्यूस। तो एंटीऑक्सीडेंट की क्रिया के दौरान एंटीऑक्सीडेंट स्वयं क्या बनता है, तो स्वयं ऑक्सीडाइज होता है। आरजू रॉय, तो हमने कब कहा तुम लड़की हो यार, ए भाई बताओ तुम लोग तो यार। अच्छा जो है, एक तो यहां पे नाम उल्टे सीधे आते, मगर फिर भी आरजू राय ही बोला मैंने, वही लिख के आ रहा है। हमने कब कहा तुम लड़की हो। हाँ भाई, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और सामने वाले को रिड्यूस करता है। सोडियम बाईसल्फाइड इज यूज्ड एज, सोडियम बाईसल्फाइड कंफ्यूज हो रही हो बोला क्या, ऐसा पता नहीं यार, हम तो ना ध्यान दिए। अब रही और रहा में बहुत बारीक भाई, इतनी क्लियर आवाज जाती है क्या है। हम यही तो चेक कर रहे थे, कुछ बच्चे बोलते ना सर वॉइस थोड़ी स्लो आ रही है। अब ये श्योर हो गया कि वॉइस स्लो नहीं जा रही, वॉइस एकदम डिजिटल डॉल्बी साउंड जा रहा है ना। हाँ भाई, सोडियम बाईसल्फाइड क्या है, सोडियम बाईसल्फाइड यही तो है तुम्हारा एंटीऑक्सीडेंट बेचारा, यही तो है एंटीऑक्सीडेंट, समझे, यही है एंटीऑक्सीडेंट। इसके आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे कल, ध्यान रखो, थ्योरी पढ़ के रखो। ठीक, अब क्या करना है तुमको, अब समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे होंगे। अगले 2 दिन और क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, प्राची पटेल तुम्हारे पे रिक्वेस्ट जाती है, तुम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हो। ठीक है, हरिंदर 5 मिनट बाद। क्लियर, चलो भाई मिलते हैं कल सेम टाइम पे, बाय। थ्योरी पढ़ो, थ्योरी जो पढ़ाई है थ्योरी, वही थ्योरी पढ़ लो बस। हिमांशु थ्योरी पढ़ो, चलो बाय।